नमस्कार साथियों। हमने अभी मेवाड़ का इतिहास पढ़ा। अब हम राठौड़ वंश का इतिहास पढ़ेंगे, क्योंकि मेवाड़ से राठौड़ों के वैवाहिक संबंध रहे, इसलिए मेवाड़ के बाद जस्ट राठौड़ वंश का इतिहास पढ़ना बेहतर रहेगा। राठौड़ जो शब्द है उसकी उत्पत्ति राष्ट्रकूट शब्द से हुई है। राष्ट्रकूट जो शब्द है वो प्राकृत भाषा के रट उड, जिससे राड उड या राठौड़ बनता है, इस शब्द से हुई है। राजस्थान में जहां तक हम राठौड़ वंश के शासन की बात करें तो वो जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, वागड़, धनोब, हस्तकुंडी, इन स्थानों पर राठौड़ों का राजस्थान में शासन रहा। राठौड़ों के शासन में जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ों का जो इतिहास है वो प्रसिद्ध रहा है, इसलिए हम इन दोनों ही वंशों का अध्ययन करेंगे, दोनों जगह के शासन का अध्ययन करेंगे। राठौड़ों के जो मूल पुरुष थे वो रावसिया थे। रावसिया कन्नौज के जो गैड़वाल वंश के शासक थे जयचंद, उनके वंशज थे। जयचंद है वो 1194 ईस्वी में चंदावर का जो युद्ध हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य, उसमें मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुआ और युद्ध में मारा गया था। इल्तुतमिश ने फिर 1226 ईस्वी में कन्नौज पर अधिकार कर लिया, तो वहां के जो राठौड़ थे उनको वहां से पलायन करना पड़ा। जब फर्रुखाबाद पर इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ तब रावसिया, जो जोधपुर के जो राठौड़ वंश है उनके मूल पुरुष जिन्हें माना जाता है, उनको भी वहां से फर्रुखाबाद से पलायन करना पड़ा और वो फर्रुखाबाद से द्वारका के लिए रवाना हो गए। रास्ते में रावसिया थे वो पुष्कर में ठहरे थे। पुष्कर में वहीं भीनमाल के ब्राह्मण यात्रियों का एक तीर्थ जो दल था, यात्रियों का जो समूह था तीर्थ यात्रियों का, वो भी पुष्कर यात्रा के लिए आया हुआ था। पुष्कर में इन ब्राह्मण तीर्थ यात्रियों का जो भीलमाल से आए हुए थे उनका संपर्क रावसिया से हो गया और उन्होंने रावसिया से प्रार्थना की कि आप हमें भीलमाल में जो मुस्लिम जो आक्रमणकारी है, मुस्लिम जो आक्रांता है, उनसे हमें मुक्ति दिलाएं। रावसिया ने भीनमाल के इन तीर्थ यात्रियों की जो प्रार्थना है उसको स्वीकार कर लिया और रावसिया भीनमाल आ गए। भीनमाल आने के बाद में उन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं से भीनमाल के ब्राह्मणों को मुक्ति दिलाई। उसके बाद में पाली के आसपास जो पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, जिनके गांव बाड़मेर में भी कुलधरार ये जो गांव है, हमने इतिहास में पढ़ा है, हम आगे भी पढ़ेंगे। तो पालीवाल जो ब्राह्मण है उन्होंने रावसिया से प्रार्थना की कि हम मैं भी मेरों, भीलों और मीणों के आतंक से मुक्ति आप दिलाएं, क्योंकि पाली के आसपास इनका भी आतंक था। तब रावसिया ने पालीवाल ब्राह्मणों को, पाली का जो आसपास का जो क्षेत्र है उनको भील, मीणा और इनके जो आतंक थे, आतंक से मुक्ति दिलाई और भयमुक्त किया ब्राह्मणों, पालीवाल ब्राह्मणों को। तत्पश्चात 1423 में सिंध के जो मुस्लिम आक्रांता थे उनसे लड़ते हुए रावसिया है वो वीरगति को प्राप्त हो गए। रावसिया की जब मृत्यु हुई तब रावसिया के अधीन कोई बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र नहीं था, केवल पाली का जो आसपास का क्षेत्र था उन्हीं तक उनका अधिकार सीमित था। फिर रावसिया के बाद में राव जो चूड़ा है वो 1394 से 1423 ईस्वी में राठौड़ों के शासक बने। राव चूड़ा का जो पालन पोषण है उनके चाचा मल्लीनाथ ने किया और उन्हें सालोड़ी गांव की जागीर है वो
दे दी। लेकिन राव चूड़ा पराक्रमी था, उन्होंने अपने साहस और कूटनीति के बल पर मंडोर पर अधिकार कर लिया। उससे पहले आपको ज्ञात ही है कि मंडोर पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। तो मंडोर पर जब इन्होंने अधिकार कर लिया, उनके बाद इन्होंने अपना जो क्षेत्र है वो बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन इसी के दौरान पुंगल के भाटियों द्वारा 1423 ईस्वी में जो राव चूड़ा थे उनको मार डाला गया। चूड़ा ने नागौर में चूड़ासर तालाब है वो बनवाया। चूड़ा की पत्नी थी चांद कंवर, उन्होंने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। चूड़ा ने अपनी जो पत्नी थी किशोर कंवरी, उनके प्रभाव में आकर अपना जो बड़ा पुत्र था रणमल, उसको उन्होंने शासक नहीं बनाया और छोटे पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी है वो घोषित कर दिया, अपना उत्तराधिकारी बना लिया। इससे रणमल था, उसका जो बड़ा पुत्र था, वो नाराज हो गया और वो मेवाड़ चला गया। मेवाड़ जाके उन्होंने अपनी जो बहन थी हंसाबाई, जिसका जो रिश्ता पहले राव लाखा जो मेवाड़ के शासक थे उनके पुत्र राव चूड़ा से तय कर दिया था। लेकिन जब ये परिस्थितियां ऐसी बन गई कि रणमल को उत्तराधिकारी है और घोषित नहीं किया गया, उनके छोटे भाई कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। रणमल की बहन हंसाबाई थी। तब रणमल ने राव चूड़ा के बजाय राव लाखा से उनका विवाह करना उचित समझा, ताकि मेवाड़ के सहयोग से वो शासक बन सके। इसलिए उन्होंने राव चूड़ा के बजाय उनके पिता राव लाखा से हंसाबाई का विवाह तय कर दिया और इस विवाह में शर्त रखी थी, जिसको हमने मेवाड़ के इतिहास में पढ़ा कि भाई हंसाबाई से उत्पन्न जो पुत्र होगा वो ही मेवाड़ का शासक होगा। तो इस वजह से, इस प्रार्थना की वजह से, इस प्रतिज्ञा की वजह से, जो शर्त थी इसकी वजह से राणा लाखा का जो पुत्र था राव चूड़ा, उसको अपने राज्य का त्याग करना पड़ा था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि भाई हंसाबाई से जो उत्पन्न पुत्र होगा वो मेवाड़ का शासक बनेगा। इसलिए राव चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। हमने मेवाड़ के इतिहास में पढ़ा, इसलिए इनका कोई ज्यादा विस्तृत यहाँ अध्ययन करना मैं आवश्यक नहीं समझता पुनः। तो राव रणमल ने हंसाबाई का विवाह राव लाखा जो थे, राणा लाखा मेवाड़ के शासक, उनसे कर दिया और उनका जो पुत्र उत्पन्न हुआ राणा लाखा और हंसाबाई का जो पुत्र मोकल उत्पन्न हुआ, वह बाद में राणा लाखा के बाद में मेवाड़ का शासक बना। मोकल जब मेवाड़ का शासक बन गया तो रणमल उनका मामा था, उनका हस्तक्षेप है वो मेवाड़ की राजनीति में बढ़ गया। तो मेवाड़ की राजनीति में हस्तक्षेप जब रणमल का बढ़ गया तो मेवाड़ के जो सरदार थे वो नाराज हो गए, क्योंकि जब घर में किसी दूसरे आदमी का जब हस्तक्षेप बढ़ता है तो यह स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया होती है कि घर के लोग हैं उससे नाराज होते हैं, और यही मेवाड़ के सरदारों में हुआ। तो उन्होंने रणमल को अपने रास्ते से हटाने का प्रयास करना शुरू कर दिया और इसी के तहत 1438 ईस्वी में रणमल की प्रेमिका थी भारमली, उनके सहयोग से रणमल की हत्या मेवाड़ के सरदारों ने करवा दी। जब रणमल की हत्या हो गई तो उनके पुत्र थे राव जोधा, उनको मंडोर से हाथ धोना पड़ गया और उन्होंने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति थी उसको संगठित करने का प्रयास किया। राव जोधा का जो शासनकाल है वो 1438 से 1489 ईस्वी था। राव जोधा ने मंडोर पर अधिकार करने के अनेक प्रयास किए, परंतु वो मंडोर पर अधिकार नहीं कर सका। 1438-39 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया था, यह हमने मेवाड़ के इतिहास में पढ़ा। परंतु राव जोधा की जो बुआ थी हंसाबाई, जो महाराणा कुंभा की क्या थी, दादी थी, मोकल की माता और महाराणा कुंभा की दादी। तो हंसाबाई ने अपने पुत्र महाराणा कुंभा और अपने भतीजे राव जोधा के बीच में
1453 ईस्वी में आंवल भांवल की संधि करवा दी। आंवल भांवल की संधि, यह हम मेवाड़ के इतिहास में भी हमने पढ़ा था इसको, लेकिन आप विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो आंवल भांवल की संधि हंसाबाई के प्रयास से मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में हो गई। इस संधि के तहत राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया गया। इस तरह से पुनः मारवाड़ और मेवाड़ में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया और पुनः इनमें प्रगाढ़ता कायम हो गई। इसी प्रकार 1453 ईस्वी में राव जोधा को है वो मंडोर प्राप्त हो गया इस संधि के तहत। और जब राव जोधा को मंडोर प्राप्त हो गया तो उन्होंने मंडोर पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर की स्थापना की और जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया। तब से मारवाड़ के राठौड़ों की राजधानी है वो जोधपुर रही। जोधपुर को अपनी राजधानी बनाने के लिए, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए चिड़ियाटूप पहाड़ी पर, जहां चिड़ियानाथ जी संत थे वो तपस्या करते थे इस पहाड़ी पर, इसलिए ये पहाड़ी चिड़ियाटूप पहाड़ी के नाम से जानी जाती थी। इस चिड़ियाटूप पहाड़ी पर है वो राव जोधा है वो जोधपुर दुर्ग है उनका निर्माण करना चाहते थे, लेकिन चिड़ियानाथ जी थे वो अपना तपो स्थली जो था, तपो स्थान था, उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। फिर राव जोधा ने मां करणी के सहयोग से चिड़ियानाथ जी है उसको वहां से दूसरी जगह जाने के लिए राजी कर लिया। मां करणी के कहने पर चिड़ियानाथ जी है वो जो मेहरानगढ़ पहाड़ी है, चिड़ियाटूप पहाड़ी, उससे कहीं अन्यत्र चले गए और मां करणी के आशीर्वाद से राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसे अपनी विशालता के कारण मेहरानगढ़ नाम दिया गया है, दुर्ग बनियो मेहरान, यानी बहुत बड़ा दुर्ग, इस वजह से मेहरानगढ़ नाम दिया गया। इसकी आकृति मयूर ध्वज के होने के, मयूर आकार की, मयूर की तरह होने से मयूर ध्वजगढ़ इसे कहा जाता है। और गढ़ चिंतामणि के नाम से भी यह दुर्ग है वो प्रसिद्ध है। इस दुर्ग का निर्माण है वो राव जोधा ने करवाया मां करणी के आशीर्वाद से। और मां करणी जब जोधपुर गई थी तब आते वक्त मां करणी है वो अपने प्रसिद्ध भगत अमर सिंह जी के यहाँ मथानिया में रुकी थी, जहां माता का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। और अमर सिंह जी के जो वंशज हैं वो अमरावत के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए देशनोक के बाद में माता का जो यदि प्रसिद्ध मंदिर हम देखते हैं तो वो मथानिया का मंदिर है, जहां माता जोधपुर दुर्ग की स्थापना करवा के आते वक्त अपने प्रसिद्ध भक्त अमर सिंह जी के यहाँ मथानिया में रुकी थी। तो इस तरह से मां करणी के आशीर्वाद से जोधपुर जो गढ़ है उनकी नींव रखी गई और जोधपुर दुर्ग बनाया गया। राव जोधा ने जोधपुर दुर्ग में नागेचनी माता का मंदिर है वो बनवाया और राव जोधा की पत्नी जसमादे ने रानीसर तालाब बनवाया था। राव शातल का जो शासनकाल है वो 1489 से 1492 ईस्वी में है। राव जोधा के ये पुत्र थे। राव शातल ने 1492 ईस्वी में पीपाड़ नागौर के युद्ध में अजमेर के मल्लू खां उर्फ घुड़ला खां उसको पराजित किया था और घुड़ला खां का जो सिर है वो काट के पूरे नगर में घुमाया था। उसी विजय के उपलक्ष्य में जो मारवाड़ में जो घुड़ला उत्सव है उसकी शुरुआत हुई थी। राव शातल के शासनकाल में मारवाड़ का जो घुड़ला उत्सव है उसकी शुरुआत हुई थी। इसके पीछे कहानी ये थी कि जो स्त्रियां थी वो त्योहार पर जा रही थी और घुड़ला खां था, उन्होंने उनका अपमान किया था। तो उन स्त्रियों ने राव शातल से यह प्रार्थना की थी कि इन्होंने हमारा अपमान किया है और इनसे हमारे अपमान का है वो बदला लिया जाना चाहिए। तब राव शातल ने मल्लू खां और घुड़ला खां को पराजित किया था और उसका सिर काट के जोधपुर में घुमाया था। तो उसी के विजय के उपलक्ष्य में जो घुड़ला का जो त्योहार है मारवाड़ का वो मनाया जाता है और इसकी शुरुआत राव शातल के शासनकाल में हुई थी। राव शातल की पत्नी फूला भटियानी ने जोधपुर में फूले तालाब का निर्माण करवाया था। अब राव सूजा, अगले जो शासक थे राव सूजा है वो जोधपुर के कमजोर शासक ही थे। इनका जो शासनकाल था 1492 से 1515 ईस्वी में रहा। ये राव शातल का छोटा भाई था
राव बीका का बड़ा भाई था। राव बीका थे वो राव जोधा के छोटे पुत्र थे, और एक बार दरबार में ये कोई चर्चा कर रहे थे, तब हंसी में इनको कहा कि क्या कोई नया साम्राज्य की सोच रहे हो। राव बीका को कहा, तो राव बीका को वो बात अड़ गई, और राव बीका ने है वो बीकानेर में नए साम्राज्य की स्थापना की थी। वो हम बीकानेर के इतिहास में पढ़ेंगे। तो राव जो सुजा था वो राव सातल का छोटा भाई था, राव बीका का बड़ा भाई था, लेकिन ये कमजोर शासक था। इनके शासनकाल की दो महत्वपूर्ण घटना थी। एक तो मेड़ता में राव वीरमदेव ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, और दूसरा राव बीका ने राज्य चिन्ह प्राप्त करने के लिए, राज्य चिन्ह जो था राठौड़ों का, वो प्राप्त करने के लिए बीकानेर से सेना लेके जोधपुर पर चढ़ाई कर दी थी। जोधपुर पर चढ़ाई कर दी, तब राव बीका और राव सातल की माता ने इन दोनों भाइयों के बीच में समझौता करवा दिया था, और राव सुजा ने राज जो चिन्ह है वो अपनी माता के कहने पर राव बीका को दे दिए थे, और राव बीका है वो राज चिन्ह प्राप्त करके वापस बीकानेर लौट गया था। ये राव सुजा के शासनकाल की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। अब है राव गांगा। राव गांगा का जो शासनकाल था वो 1515 से 1531 ईस्वी का के बीच था, और राव गांगा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद करने के लिए कुंवर मालदेव को 4000 सैनिक लेके भेजा था, राणा सांगा की सहायता करने के लिए। 1529 ईस्वी में राव शेखा ने जब जोधपुर पर आक्रमण किया, तब सेवकी के युद्ध में उन्हें पराजित किया था राव गांगा ने। सेवकी का युद्ध किनके मध्य हुआ, ये क्वेश्चन पहले भी पुटअप हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा। सेवकी के युद्ध में राव गांगा ने राव शेखा को है वो जोधपुर के आक्रमण के समय पराजित किया था। राव गांगा के शासनकाल में मेड़ता में राव वीरमदेव और कुंवर मालदेव के बीच दौलत खां के हाथी को लेकर विवाद हो गया था। क्लियर। अब आते हैं हम महत्वपूर्ण जो शासक मारवाड़ का जो पहला में प्रसिद्ध शासक जिन्हें हम मान सकते हैं वो है राव मालदेव। राव मालदेव का शासनकाल है वो 1521 से लेकर 1562 ईस्वी है। जोधपुर के इतिहास में जो हम सीमांचल देखें, चाहे वो चित्रकला के देखें, चाहे स्थापत्य कला के देखें, चाहे साम्राज्य विस्तार के देखें, तो वो मालदेव के शासनकाल से शुरू होते हैं। इसलिए अब जो मारवाड़ का इतिहास है वो एक नई करवट लेता हुआ हमें नजर आएगा। तो मालदेव का जो शासनकाल है वो 1531 से 1562 रहा, और मालदेव ने खानवा के युद्ध में, जैसा कि हमने पढ़ा है अभी, 4000 सैनिक लेके वो राणा सांगा की मदद के लिए गए थे। और 1534 ईस्वी में जब बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, जिस समय मेवाड़ का दूसरा शाखा भी हुआ था, उस समय भी राव मालदेव ने विक्रमादित्य की सहायता की थी। 1536 ईस्वी में राव मालदेव का जो विवाह था वो जैसलमेर के राव लोंगकरण की पुत्री थी उमादे। राव लोंगकरण की पुत्री उमादे, जैसलमेर के राव लोंगकरण की पुत्री उमादे से हुआ था, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। रूठी रानी का मूल नाम क्या था, वो था उमादे, जैसलमेर के राव लोंगकरण की पुत्री थी। ये क्वेश्चन पहले भी पुटअप हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये विवाह की रात्रि को ही अपने पति से रूठ गई थी, और फिर इन्होंने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए ये आजीवन है वो रूठी रही थी राव मालदेव से, और पतिव्रता धर्म का पालन भी उन्होंने किया। ब्रह्मचारिणी के रूप में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। और जब मालदेव है वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तो उनके वस्त्रों के साथ ये सती भी हुई थी। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये रूठी रानी की कहानी जीवन भर रूठी रही, और राव मालदेव को अपने सवजातीय राठौड़ जो बंधु थे, मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जयसिंह पर आक्रमण 1542 ईस्वी में इन्होंने किया और अधिकार कर लिया। क्योंकि राव मालदेव थे वो साम्राज्यवादी शासक थे, इसलिए उन्होंने अपने सवजातीय बंधु ही थे, राठौड़ ही थे दोनों, मेड़ता के वीरमदेव पर आक्रमण कर दिया, और उधर बीकानेर के राव जयसिंह पर भी आक्रमण कर दिया 1542 को। इन दोनों पर आक्रमण जब इन्होंने किया, इसी वजह से जब शेरशाह सूरी ने
1544 में जो गिरी सुमेल का युद्ध जो मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य, उनकी सेनाओं के मध्य लड़ा गया था, उस युद्ध में इन दोनों ही सवजातीय बंधुओं, मेड़ता के विरमदेव और बीकानेर के कल्याणमल जी थे, इन हम दोनों ने शेरशाह सूरी का साथ दिया था। शेरशाह सूरी जो गिरी शिमेल का युद्ध था, उसमें आपको पता है एक कूटनीति के तहत ही विजय हुआ था। जेता और कुंपा जो मालदेव के प्रसिद्ध सेनापति थे, वीर सेनापति थे, लेकिन मालदेव है वो शेरशाह सूरी की कूटनीति को नहीं समझ पाया था। शेरशाह सूरी ने क्या जाली पत्र तैयार करवाए थे और जाली पत्रों में उन्होंने इनके सेनापतियों की तरफ से लिखवा दिया था कि जैसे युद्ध शुरू होगा हम है वो मालदेव को आपको सुपुर्द कर देंगे। ऐसे जाली पत्र तैयार करा के और उन्होंने इनके शिविर के पास फेंकवा दिए, मालदेव के शिविर के पास, और वो पत्र थे वो मालदेव को अपने गुप्तचरों, अपने सैनिकों के मार्फत प्राप्त हुए। तब मालदेव ने पढ़ा तो मालदेव है वो इनकी कूटनीति को समझ नहीं पाया, इसलिए उनका अपने इन दोनों सेनापतियों जेता और कुंपा पर अविश्वास हो गया। इसलिए रात्रि को ही वो अपनी सेना को छोड़ के मालदेव है वो चला गया। शेष सेना जेता और कुंपा के नेतृत्व में बहुत कम बची। इन दोनों महान सेनानायकों ने मालदेव की शेरशाह सूरी की सेना का है बहुत वीरता के साथ मुकाबला किया और दोनों वीरगति को भी प्राप्त हुए। तब शेरशाह सूरी को लगा कि यार यदि पूरी सेना, जैसे मालदेव रात्रि को यदि सेना आदि लेके नहीं जाता तो क्या होता। तब उन्होंने मुंह से अपने आप निकला कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अर्थात छोटा सा साम्राज्य था मारवाड़ का, उसके लिए मैंने इतना जोखिम लिया और यदि मेरे कूटनीति सफल नहीं होती, जाली पत्र वाला जो मामला सफल नहीं होता, तो मैं इस मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत है वो खो देता। ये बात अनायास ही शेरशाह सूरी के मुंह से निकल गई। शेरशाह ने जोधपुर, हलोदी, पोखरण, सोजत, पाली, जालोर और नागौर पर अधिकार कर थाने कायम किए। शेरशाह सूरी के मृत्यु आपको पता है कालिंजर का युद्ध चल रहा था, उस दौरान हो गई थी। कालिंजर दुर्ग का उन्होंने घेरा डाल दिया था, लेकिन वहीं बारूद खाने में विस्फोट की वजह से आग लग गई थी और उसमें शेरशाह सूरी है वो बुरी तरह से घायल हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो जाने के बाद में मालदेव ने जो शेरशाह सूरी ने उनके क्षेत्र जीते थे उन पर पुनः अधिकार कर लिया। मेड़ता, जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा और जालोर, इन पर शेरशाह की मृत्यु के बाद मालदेव ने पुनः अधिकार कर लिया। हरमाड़ा का युद्ध जो लड़ा गया था 1557 में, मालदेव ने मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह को पराजित किया था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले भी पुटअप हुआ है। हरमाड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? उदयपुर के शासक उदय सिंह और मालदेव के मध्य हुआ था, जिसमें उदय सिंह को पराजित किया था राव मालदेव ने। 1562 ईस्वी में राव मालदेव की मृत्यु हो गई। अबुल फजल और निजामुद्दीन ने मालदेव की प्रशंसा करते हुए इसे हसमत वाला बादशाह कहा है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले भी पुटअप हुआ है। ध्यान रखिएगा कि अबुल फजल या निजामुद्दीन ने हसमत वाला बादशाह की संज्ञा किसे दी है, और ये हसमत वाला बादशाह की संज्ञा उन्होंने मालदेव को दी है। मालदेव शासक के साथ साथ अच्छा निर्माता भी था। मैंने शुरू करने से पहले ही आपको बताया था कि स्थापत्य और इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये निर्माता था। जोधपुर के गढ़ के कोट के साथ इन्होंने रानीसर कोट और शहरपना का निर्माण करवाया। उन्होंने पोखरण, सोजत, रायपुर, बहादराजून, सिवाना, रिया, दुनाडा, पिपाड़, नाडोल, फलोदी, मालकोट, सातलमेर, गुडोच आदि कस्बों के चारों ओर कोट बनवाया। यानी इन सभी कस्बों के जो दुर्ग है उनका निर्माण राव मालदेव ने करवाया था, और नागौर दुर्ग का जो जीर्णोद्धार है वो भी राव मालदेव ने करवाया था। तो इस तरह से आप देखिए कि मारवाड़ के जो महत्वपूर्ण जो दुर्ग है, महत्वपूर्ण दुर्गों का जो निर्माण है वो राव मालदेव ने करवाया था। उन्होंने अजमेर में तारागढ़ दुर्ग में पानी की व्यवस्था भी राव मालदेव ने करवाई थी।
रूठी रानी का जो अधिकांश समय है आपको ध्यान ही है तारागढ़ दुर्ग में ही व्यतीत हुआ था और वहां तारागढ़ दुर्ग में ही रूठी रानी का महल बना हुआ है। अब हम अगला जो शासक है वो लेते हैं राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन का जो शासनकाल है वो 1562 से 1581 ईस्वी है। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम सिंह और उदय सिंह जो आगे चल के इतिहास में मोटा राजा उदय सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए थे वो है, इन दोनों बड़े भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा था। राम सिंह है वो 1564 ईस्वी में शाही सहायता लेने के लिए अकबर दरबार में चला गया और अकबर ने हुसैन कुल्ली खां के नेतृत्व में सेना भेजकर 1564 ईस्वी में जोधपुर पर अधिकार कर लिया। हुसैन कुल्ली खां के नेतृत्व में सेना भेजकर अकबर ने 1564 में जोधपुर पर अधिकार कर लिया। राव चंद्रसेन जो था वो भादराजून भाग गया। 1570 ईस्वी में जो नागौर दरबार का आयोजन किया था अकबर ने, जहां पर जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह, जैसलमेर के शासक हर राय और बीकानेर के शासक कल्याणमल ये उपस्थित हुए थे सभी शासक, और इन्होंने यहाँ पर वैवाहिक संबंध है वो स्थापित किए थे अकबर के साथ। तो 1570 ईस्वी में अकबर का जो नागौर दरबार जो आयोजित हुआ वहां राव चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्त करने के उद्देश्य से अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित हुआ था, परंतु वहां पर अकबर का राम सिंह और उदय सिंह के प्रति झुकाव देखकर बीच दरबार में ही राव चंद्रसेन है वहां से वापस लौट गया था। चंद्रसेन ने भादराजून और सिवाना में रहकर मुगलों की शक्ति का सामना किया, मुगलों की सेना का सामना किया, वह मुगलों पर धावे मारने लगा था। राव चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने अपनी रणनीति में किलों के स्थान पर पहाड़ी जंगलों को प्राथमिकता दी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि अब तक जो भी शासक हुए राजस्थान के मारवाड़ के, उन्होंने किलों में रहकर शत्रु की सेना का मुकाबला किया था, लेकिन राव चंद्रसेन पहला ऐसा राजपूत शासक था जिन्होंने किलों की बजाय जंगलों को प्राथमिकता दी। इन्होंने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति है वो सुदृढ़ की और उसके बदौलत अकबर की सेना का मुकाबला किया। विश्वेश्वर नाथ रेणु ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। इसे मारवाड़ का भूला भटका शासक है उसकी संज्ञा भी दी जाती है। तो विश्वेश्वर नाथ रेणु ने, ये कई बार पूछ लेते हैं कि किस इतिहासकार ने राव चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, तो वह है विश्वेश्वर नाथ रेणु, क्योंकि इसको मारवाड़ का प्रताप इसलिए कहा जाता है कि इसे जिस तरह से महाराणा प्रताप को जंगलों में रहकर अपने साम्राज्य, अपने स्वाभिमान, अपने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जंगलों में रहकर जीवन व्यतीत करना पड़ा था, भटकना पड़ा था, ठीक वैसे ही राव चंद्रसेन को भी अपने स्वाभिमान, अपने स्वतंत्रता और अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए है वो जंगलों में भटकना पड़ा था। इस वजह से इसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है। पहाड़ों में भटकते हुए भी 11 जनवरी 1581 को इनका देहांत हो गया था। तो अब ये चैप्टर काफी लंबा हो गया है और अब हम अगला जो अध्याय है उसमें शेष मारवाड़ के इतिहास का अध्ययन करेंगे।